आज हमारे बीच बात करने के लिए प्रोफेसर एस.एन. सेठ सर हैं। से आपका पूरा जीवन फिलॉसफी को समझते देखते गुजरा, क्या मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि जीवन की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी एक तरह का क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, आपकी बुद्धि का यूज है, जो कि आप सोचते हैं। मतलब आपके हिसाब से जीवन क्या है? लाइफ तो मतलब जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया वही है लाइफ। और लाइफ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए साइंस भी इन्वेस्टिगेट करती है। जो अभी हम एक रियलिटी में एग्जिस्ट करते हुए हम अभी रह रहे हैं सर, ये सच में रियल है या ये हमारे दिमाग की एक कहानी है? क्या भगवान अस्तित्व में है या एक ये फेनोमेना ही है? मैं खुद बिलीव करता हूँ नॉट इन गॉड बट इज ए डिवाइन रियलिटी सम काइंड ऑफ। ऐसा नहीं लगता कि अगर गॉड ही ने ये सारा विश्व क्रिएट किया है तो इतने ज्यादा ईविल और सफरिंग क्यों है, वो क्यों नहीं इसने रिमूव किया है। नमस्कार, आज हमारे बीच बात करने के लिए प्रोफेसर एस.एन. सेठ सर हैं। एक ऐसी शख्सियत जो संगमलाल पांडे सर के कलीग रहे हैं, और अभी आज हमने जैसे सुना कि सर आज की पीढ़ी जो मैं हूं और सर की पीढ़ी में 7 पीढ़ियों का गैप है, जिसमें संगमलाल पांडे सर आपके कलीग रहे हैं सर। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, आपको धन्यवाद जी। सर कौन कौन से लोग आपके स्टूडेंट रहे फिलोसफी में? पुराने लोगों में से तो वही समाजविद मिश्रा, रामलाल सिंह और द्विवेदी और फिर स्टूडेंट्स के शुक्ला यहाँ के। आप नाम बताइए तो हम बता दें। हाँ, उसमें जटाशंकर सर और जटाशंकर हमारे स्टूडेंट, जटाशंकर सर के स्टूडेंट है, उपाध्याय सर के ऋषिकांत सर और उनके ऋषिकांत पांडे हमारे स्टूडेंट है। ओके। तो पूरी 7 पीढ़ियों का सर है उसमें फिर सूर्य प्रकाश पांडे और प्रबुद्ध हमारे स्टूडेंट के स्टूडेंट है। राइट। सर जैसे आपका पूरा जीवन फिलॉसफी को समझते देखते गुजरा, तो सर क्या मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि जीवन की फिलॉसफी क्या है? मेरे जीवन की फिलॉसफी क्या है? नहीं, आपके अनुसार सर फिलॉसफी का जीवन क्या है? मैं तो फिलॉसफी को बहुत समझता हूँ कि इससे ही जीवन को अंडरस्टैंड समझने के ये आप समझते हैं कि जीवन क्या है और जीवन कैसे लिए जाना चाहिए। फिलॉसफी एक तरह का क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, आपकी बुद्धि का यूज है, जो कि आप सोचते हैं और सोचने के लिए आप और विज्ञानों को भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कोई वैक्यूम में सोचते हैं आप। इट इज़ ए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन साइंस, ऑन हिस्ट्री, ऑन अदर डिसिप्लिन्स। मैंने जो साइंस फिलॉसफी की डेफिनेशन दी है अपनी किताबों में वो यही है। इट इज़ ए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन whatever you sources of religion, on morality, on religion, on science, on ordinary experience, on history, on everything. ओके सर। सर जैसे मतलब आपका 40 से 45 साल 50 साल पूरा फिलोसफी में गुजरा, 50 साल। 54 में मैं टीचर हुआ जी, 53 में एमए किया। तो मतलब आपके हिसाब से जीवन क्या है? अगर जैसे एक जो जीवन हम समझते हैं कि हम बर्थ से लेके डेथ तक की एक जो जर्नी होती है, इसी को हम जीवन कहते हैं, तो आपके हिसाब से सर ये जीवन क्या है? जीवन क्या है? हाँ, आप ये पूछे, जीवन तो जैसा आप जीते हैं, जैसे मैं जीता हूँ वैसे ही जीवन है जी। मतलब आप ये कहिए कि अच्छा जीवन क्या है? अच्छा जीवन, जी। फिलॉसफी ये सवाल उठाती है कि व्हाट इज ए गुड लाइफ। लाइफ तो मतलब जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया वही है लाइफ। और लाइफ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए साइंस भी इन्वेस्टिगेट करती है। फिलॉसफी का मेन काम ये होता है कि लाइफ गुड लाइफ कैसे हो। और वैसे तो ये प्लेटो ने डिफाइन किया था कि फिलॉसफी इज द स्पेक्टेटर ऑफ ऑल टाइम एंड एग्जिस्टेंस। एक्चुअली सारे टाइम और सारे एग्जिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट करना फिलॉसफी का काम है। तो लाइफ भी इंक्लूडेड है।
जैसे सर हम जैन फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रुथ के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, जो स्यादवाद होता है, लेकिन उसमें जो केवली होता है केवल उस चीज को मतलब हर पर्सपेक्टिव से देखता है। ऐसे ऑलमोस्ट सारे दर्शन इस चीज को कहते हैं। लेकिन एक जो ह्यूमन है, जो फिलॉसफी को नहीं पढ़ रहा है, जो केवली को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके अनुसार एक जो है एक तरह से सत्य कर्म क्या है उसके हिसाब से, मतलब सत्य अब के कोई एक रूप है या कोई अलग जो अलग रूप? फिलॉसफी नहीं पढ़ता उसके हिसाब से कर्म क्या, या मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जी नहीं, जैसे सर एक आम आदमी जैसे जो रह रहे हैं, फिलॉसफी नहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, अगर वो जानना चाह रहे अपने हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को समझने की कोशिश करता है, एक साइंटिस्ट है। हाँ। मगर उसमें भी ऑर्डिनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो लाइफ को एक ढंग से देखता है, उसने जो स्टडी किया है बायोलॉजी से। एक ऑर्डिनरी आदमी जिसने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी है, उसका एक दृष्टिकोण होता है, हर एक का अपने अपने दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण होता है। जो अभी हम एक रियलिटी में एग्जिस्ट करते हुए हम अभी रह रहे हैं सर, ये सच में रियल है या ये हमारे दिमाग की एक कहानी है? जैसे अभी हम है ना, हमें लग रहा है कि हम रियल में रह रहे हैं। जैसे फिलॉसफी जो एक है वो मेटाफिजिक्स की जो बात करती है, उस जैसे आपके कलीग रहे संगमलाल, प्रोफेसर संगमलाल पांडे सर ने डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी की फिलॉसफी दी, तो उसके अनुसार क्या जीवन हम जो जी रहे हैं यही वाली है? आपने फिलॉसफी पढ़ी है? डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी की बात क्यों करी आपने पढ़ी है क्या? हाँ, डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी मैंने पढ़ी है सर। हाँ। तो उसके अनुसार क्या है ये सर? नहीं, एपिस्टेमोलॉजी तो के अनुसार रियल की डिस्कशन नहीं है। हाँ, ये डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी इज अ थियरी ऑफ नॉलेज। राइट। हाउ डू आई नो रियल? नॉट इट इज नॉट अ थियरी अबाउट रियलिटी। ओके। उसने एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच इन्वेस्टिगेट्स कि जो हमारी नोइंग कैपेसिटी है उसके क्या क्या फीचर्स है, हाउ डज इट नो, और कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमारा कोई नॉलेज सही है या गलत है। तो रियलिटी जो है वो मेटाफिजिक्स के अंदर आती है। रियलिटी मेटाफिजिक्स के अंदर आती है। नॉट डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ Epistemology. थियरी इन एपिस्टेमोलॉजी। ओके। जैसे सर हम मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना, हमें एक फ्री विल चाहिए, मतलब किसी चीज के लिए क्या चाहिए? फ्री विल की हम जो इच्छा करते हैं, तो फ्री विल क्या है सर फिलॉसफी? फ्री विल इज अ प्रॉब्लम इन मेटाफिजिक्स। हाँ। वो एक रियलिटी की बात करती है कि हमारा विल क्या फ्री है या इट इज गवर्न्ड बाय फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड। आप जैसे ये बहुत से लोग करते हैं कि आप जो कुछ भी विल करते हैं डिपेंड करते हैं वेरियस फोर्सेस इन द नेचर। तो आप कैसे पैदा हुए, आपकी हेरिडिटी क्या थे, आप किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, तो वो डिटरमिन करती है कि आप क्या विल करेंगे। तो मगर तो आदमी फ्री नहीं है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आदमी का जो फिजिकल फॉर्मेशन है या उसकी जो साइकोलॉजिकल बिगिंग अप है वो डिटरमिन करती है कि वो कैसा विल करेगा। तो वो फ्री नहीं है, ही इज डिटरमिन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मगर अगर आप मॉरलिटी में बिलीव करते हैं कि समथिंग इज गुड एंड बैड एंड दैट यू ऑट टू डू दिस, तो ऑट इम्प्लाइज दैट यू आर फ्री टू चूज। क्योंकि ऑट का मतलब ही ये है कि यू आर फ्री टू चूज एंड नॉट टू चूज। जैसे किसी ने कहा यू आर टू स्पीक द ट्रूथ, एम आई फ्री टू चूज द ट्रूथ? अगर हम डिटरमिन्ड है बाय माय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो सवाल ये कहना कि यू आर टू स्पीक द ट्रूथ इज मीनिंगलेस। वो तो आपकी हेरिडिटी एनवायरनमेंट तय करेगी कि आप सच बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो फ्री यहाँ पर मॉरलिटी जो है वो रिक्वायर करती है कि योर विल इज फ्री। मगर बाकी कुछ फोर्सेस हैं वो कहते हैं कि नहीं, आदमी की विल फ्री नहीं, मॉरलिटी इज एन इल्यूजन। मॉरलिटी जस्ट इल्यूजन। जैसे जो लोग फ्री को नहीं मानते उनके लिए मॉरलिटी इल्यूजन है, क्योंकि मॉरलिटी ये प्रीसपोज करती है कि आदमी फ्री है और वो चूज कर सकता है बिटवीन गुड एंड इविल। अगर नहीं चूज कर सकता तो मॉरलिटी के क्या माने? मॉरलिटी तो ये कहती है ना यू हैव टू डू दिस, ऑट के क्या मतलब? चाहिए, होना चाहिए, यू आर फ्री टू डू दिस। राइट। तो फिर मॉरलिटी अगर सर मतलब अगर आप कह रहे हो कि एक तरह से डिटरमाइन है, पहले से फिक्स है, आप ये कह रहे हो? तो मॉरलिटी इज इल्यूजन।
तो इल्यूजन है। लेकिन अगर हम मॉरलिटी को अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं फिर अगर हाँ मॉरलिटी अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो अपने हिसाब से नहीं, मतलब नॉर्मली तो जो अक्सर जो सोसाइटी में प्रिवलेंट है अन्य आदमी तो उसी से चूज होता है। मगर कभी कभी हम खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी अंदर एक कोई कहते हैं कॉन्शियस है जो ये चूज करती है कि नहीं इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना चाहिए। तो आदमी में खुद भी सोचने की कैपेसिटी है। नॉर्मली हम जो चूज करते हैं जो प्रिवलेंट है सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें प्रिवलेंट, इसीलिए सोसाइटीज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे हम अगर ऐसे सोसाइटी में रहे जहाँ मीट चीटिंग है तो आप उसमें कोई बुराई नहीं करते, मगर जहाँ वेजिटेरियनिज्म बहुत है उनको जो गोश्त खाने में भी बुराई दिखती है। राइट। तो सोसाइटी या जैसे आप शादीशुदा मुस्लिम कम्युनिटी में दूसरी शादी करना बुराई नहीं मानेंगे, मगर जहाँ बालों से वो है वहाँ कहेंगे नहीं दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातों में फर्क होता है। तो सर जैसे मोरलिटी क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करती है या इसका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है? मोरलिटी का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है या पर्सन टू पर्सन वेरी करती है? फिर नहीं, मोरलिटी के जो पर्टिकुलर मॉरल बिलीफ जो है वो चेंज होते हैं। मोरलिटी तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ऐसा कोई शायद सोसाइटी नहीं है जो मोरलिटी में नहीं बिलीव करता। मोरलिटी हर एक, मगर जो पर्टिकुलर मॉरल प्रिंसिपल्स है उसमें डिफरेंसेस है। किस तरह से? और बहुत से उनके ओन ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है, उनके स्क्रिप्चर पे डिपेंड करता है। तो ये सब डिफरेंसेस तो है, मगर मोरलिटी में बिलीव सभी करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो, मुस्लिम सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो, वहाँ अपने अपने थोड़े डिफरेंसेस हैं, मगर कुछ बेसिक चीज़ें हैं। नो सोसाइटी डज कि किसी इनोसेंट आदमी को सताया जाए या मर्डर किया जाए अननेसेसरली। और हर एक सोसाइटी कहती है काइंडनेस इज गुड, किसी को हेल्प करना मदद में, ये सभी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, मगर बहुत सी बातों में डिफरेंसेस भी है। जैसे अभी आपने सर बताया कि एक सोसाइटी में मांस खाना बहुत गलत माना जाता है, मॉरली इनकरेक्ट माना जाता है, बट अदर सोसाइटी में अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए वो खाते हैं। जैसे बीफ को लेके कहा जाता है, बहुत लोग उसको बहुत बुरा डिनाई करते हैं, लेकिन बहुत लोग उसे बहुत खुशी से खाते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग मॉरलिटी लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको जो डिफाइन करते हैं, तो फिर मॉरलिटी का तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, मॉरलिटी नहीं, अब ये मॉरल बताया ना, मॉरल बिलीफ में चेंज हो सकता है और चेंज बदल जाए। बहुत से जो अब मीट ईटर्स है बाद में चेंज भी हो जाते हैं, बस दे रियलाइज। हमने तो बहुत सुना है कि वेस्ट में भी जो मॉरल ईटर्स है अब वो वेगन्स हो गए, उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं हमें अपने खाने के लिए जानवरों को मारना ठीक नहीं है, चेंज भी हो जाते हैं। सर जैसे अभी आपने वेगन का नाम लिया, तो वेगन जब हम कहते हैं तो जैसे जो रेडिश है, मूली है, टमाटो है, उसमें भी तो कुछ सेल्स तो होते ही हैं एक तरह से। जैसे हम एनिमल्स उसमें देखते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल कम होता है जैसे जैनिज्म भी कहती है, तो उस तरह तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं होती सर? नहीं, वेगन में तो वो जो है जो एनिमल चीज जैसे मिल्क, मिल्क, टमाटर तो नहीं, वेगन में मेरा ख्याल है टमाटर तो आप खा सकते हैं, मगर मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। मिल्क प्रोडक्ट क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो कैपिटल एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट, इसलिए वेगन में तो। मगर अब खैर ये तो डिफरेंसेस है। राइट। सर आपके अनुसार अगर हम पूछे ना, जैसे हमें जनरली हर आदमी कहता है कि इथिकल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, तो क्या है इथिकल होना चाहिए? किस पर्सपेक्टिव में हर आदमी कहता है? देखिए, इथिकल होना ये तो मेरा ख्याल है कि नेचर है। मैन जब मर्ज किया है एवोल्यूशन में, तो मेरा ख्याल है उसके 3 क्वालिटीज उसकी डेवलप हुई। एक तो रीजन, मैन इज ए रैशनल क्रीचर, रीजन की कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग में है, एनिमल्स में नहीं है, ये उसकी डिस्टिंक्ट क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी उसकी ह्यूमन बीइंग की कहा जाती है मॉरलिटी। मॉरलिटी एनिमल्स में नहीं है, मगर आदमी ये सोचता है कि ये हमारी ड्यूटी है, यू ऑट टू बिहेव इन दिस मैनर, ये ह्यूमन क्वालिटी है।
अब वो डिफरेंसेस होगी कौन सी चीज़ मॉरल है, कौन हमारे लिए पर्टिकुलर, मगर मॉरल प्रिंसिपल एज सच इज बेसिक टू ह्यूमन बीइंग, इट इज सेकेंड नेचर। और तीसरी जो क्वालिटी है वो मैन का सोशल होना। अरिस्टोटल ने कहा था कि यू कैन नॉट कंसीव ऑफ मैन अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी। आदमी आज जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर सोसाइटी से अलग कंसीव ही नहीं कर सकते। एक उस बॉय का एग्जाम्पल था, एक बच्चे को भेड़िया बचपन में ही ले गया पाला, तो वो जब बाद में पकड़ा गया तो ही वॉज नॉट ए ह्यूमन बीइंग एट ऑल। वो जो ही डेवलप्स इज ए ह्यूमन बीइंग ओनली थ्रू द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी। तो सोशल बीइंग होना ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो इसीलिए दूसरे से रिलेशंस इस्टेब्लिश करना ये भी एक ह्यूमन बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो हम तो ये भी मानते हैं अगर अपने बेसिक नेचर को आप डिनाई करेंगे तो आप रियली हैप्पीनेस नहीं अचीव कर सकते। फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन टू सेटिस्फाई दीज बेसिक नेचर्स। दैट इज, अगर आदमी मोरालिटी की परवाह न करे, रैशनैलिटी की परवाह न करे, ह्यूमन रिलेशंस की परवाह न करे, तो फिर वो फुलफिल नहीं हो सकता। सर जैसे आपने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे थे। किसकी? मेटाफिजिक्स की। तो आपके अनुसार मेटाफिजिक्स क्या है? जैसे एक सामान्य आदमी को अगर बताना है, जैसे जिसने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, उसे अगर बताना है कि मेटाफिजिक्स क्या है तो क्या कैसे बता सकते? उसको कभी मेटाफिजिक्स में पढ़ाई। आजकल के ज़माने में तो फैशन है कि लोग कहते हैं मेटाफिजिक्स इज इम्पॉसिबल, लीव इट टू साइंस। वो कहते हैं रियलिटी को, जो मेटाफिजिक्स अब तक फिलॉसफी करती रही है स्पेकुलेशन ज़्यादा है। साइंस वाज रियली पार्ट ऑफ फिलॉसफी। तब वो उस समय तो रियलिटी का नेचर समझने की कोशिश की, मगर बाद में जब साइंस अलग हो गई तो लीव इट टू साइंस कि व्हाट इज द जो फैक्ट्स है, क्या उनका नेचर क्या है। तो और साइंस में भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। फिजिक्स एक फील्ड को लेती है, केमिस्ट्री दूसरी को। तो अब तो मेटाफिजिक्स का तो बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि ऑल मेटाफिजिक्स जो फिलोसफर करता है वो सब नॉनसेंस है। एक्चुअली रियल क्या है वो साइंस पर छोड़ दिया जाए, ऐसा एक व्यू है। जैसे सर आप बता रहे हो कि मतलब साइंस फिलॉसफी से आई, लेकिन साइंस इतना डोमिनेट कर ली है कि लोग साइंस, फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइंस। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ एक बार जब साइंस डेवलप हो गई तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले फिलॉसफी के अंदर थी, अब वो साइंस को दे दी गई, समझ लो। तो फिलॉसफी का काम वो नहीं करना है जो साइंस कर रही है। पहले बहुत सा ऐसा काम था, जैसे फिलॉसफर ने कहा था ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वाटर। अब ये लीव इट टू साइंस whether everything is made of water or not water. Why should philosopher deal with it? तो सोसाइटी ने बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डील करते थे, अब रियलाइज करते हैं कि उनके फील्ड में नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लेट एवरीथिंग कंप्लाई, साइंस फिलॉसफी शुड बिकम जीरो। मगर फिलोसफर लोग ये बिलीव करते थे देयर आर स्टिल इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस इन फिलॉसफी। मगर हाँ, लार्ज पोर्शन ऑफ थिंग्स that were originally in the field of philosophy should go to science. Right. तो इसका मतलब है कि साइंस अभी अलग हो गया है, फिलॉसफी अलग हो गया है। हाँ। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं सर, तो लोग हमें कहते हैं अच्छा ही इज रैशनल, और वो उसको ऑथेंटिसिटी देते हैं, बट हम कुछ थिंकिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, हेंस इट इज नॉट प्रूव्ड। अगर वो चीज अभी प्रूव नहीं हुई है तो हम कहते हैं कि फिलॉसफी झाड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि जो चीज़ साइंस नहीं प्रूव करे उसको फिलॉसफी प्रूव करेगी। हाँ। ऐसा नहीं है, वो फील्ड ही अगर कोई फील्ड ऐसा है जो साइंस की फील्ड में है। हाँ। आज नहीं साइंस पा पाई है, कल ढूंढेगी। फिलॉसफी का काम ये नहीं है। अगर आप फिलॉसफी का नेचर समझेंगे, फैक्चुअल चीज़ें क्या है संसार में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, कौन से कॉजेज का वर्क करते हैं, ये सब काम अब फिलॉसफी का है ही नहीं। फिलॉसफी का सर क्या काम, अगर हम पूछे बेसिक बताए ना, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द वर्किंग। सॉरी, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन दिस, वी विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर द एक्सपीरियंस, ऑन फैक्ट्स दैट साइंस हैज डिस्कवर्ड, ऑन मोरालिटी, ऑन रिलीजन। क्योंकि साइंस जो है वो वैल्यूज को
नहीं डिस्कस करती। हम्म साइंस विल डिस्कस ओनली फैक्ट्स, और उसके लिए एम्पिरिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। हम्म चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है। हम्म ये काम अब फिलॉसफी का नहीं है, हम्म ये साइंस। तो दुनिया में क्या फैक्ट्स है, ये काम देखना साइंस का है। हम्म सोसाइटी, फिलॉसफी शुड नॉट इंटरफियर इन दिस। मगर वैल्यूज, आदमी के लिए क्या क्या वैल्यूएबल है, हाउ कैन ही फुलफिल हिज लाइफ, हम्म ये साइंस नहीं करती। साइंस ओनली डील्स विद फैक्ट्स, नॉट विद वैल्यूज। हम्म तो दोनों का फील्ड ही अलग है। दोनों के अलग अलग काम है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग सेपरेट हैं, तो उन्हें हमें मर्ज नहीं करना है। चाहिए। नहीं ओके। सर जैसे आप लंबे समय तक लॉजिक के लिए आप जाने जाते हो, लॉजिक के एक विद्वान के तौर पे आपका काम रहा है, सिंबॉलिक लॉजिक के तौर पे सर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रिटायरमेंट के 10 साल 12 साल तक फिर रखा था सर को कि आप बच्चों को पढ़ाते फेम रहो। मुझे लॉजिक से मिली, इसीलिए मैंने सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ाई। जब मैं रिटायर हुआ तो कोई डिपार्टमेंट में तैयार नहीं था उसको पढ़ाने के लिए। तो हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप अभी उस एमए फाइनल में सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ाते रहिए। तो हम यूनिवर्सिटी के उस पर रखते थे, जो उनका यूनिवर्सिटी का है। हमने कहा भाई हमको तो यूनिवर्सिटी का वो छोड़ना पड़ेगा, हमको पहले आप वो परमिशन दिलाइए कि आई कंटिन्यू टू लिव इन दिस यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हेड नेपाल ने वाइस चांसलर को लिखा तो कि हमें ज़रूरत है इनकी, आप इनको अलाउ किया जाए। हमने कहा हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप पढ़वाने को तैयार है। तो वाइस चांसलर ने परमिशन दे दी। तो मैंने 10 साल तक सिंबॉलिक लॉजिक रिटायरमेंट के बाद पढ़ाया, इसीलिए वो फेमस हो गए कि सर सिंबॉलिक लॉजिक, इसीलिए कि कोई लेने पढ़ाने को तैयार नहीं था उस टाइम, राइट। तो सर सिंबॉलिक लॉजिक जनरली हमें भी टफ लगता है, जैसे हम भी जब स्टूडेंट थे अभी। नहीं डरने की बात नहीं, अब भी जैसे बच्चों को बहुत डर सा लगता है और वो उसके लिए कोचिंग वगैरह जाते हैं। क्रेडिट नहीं लेना चाहता, असल में देखिए वो मैथमेटिकल है। असल में ज्यादातर फिलॉसफी जो आर्ट्स वाले लेते हैं, मैथमेटिक्स की ग्राउंडिंग नहीं होती। मेरा मैथमेटिक्स पे ग्राउंडिंग थी, बीए तक मेरी मैथमेटिक्स थी। अच्छा, मुझे सिंबॉलिक लॉजिक या मैथमेटिकल लॉजिक से घबराहट नहीं होती थी। मैथमेटिक्स एग्जैक्टली नहीं है वो, बट यू से मैथमेटिकल। तो मुझे बीए तक चूंकि मेरी मैथमेटिक्स तो मुझे आसान है, तो मुझे पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है। तो मैंने जब आपने कोई मुझे मदद करने वाला नहीं था, मैंने खुद ही मेहनत करी और मैंने रियलाइज किया कि नॉट डिफिकल्ट, तो मैंने लेना शुरू कर दिया। मगर भैया जिनकी ग्राउंडिंग थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स में नहीं थी वो घबराते थे शुरू में। फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। अब मुसीबत हो गई। मगर कोई ऐसा मुश्किल कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जीनियस था, ऐसा कुछ नहीं। कोई मैथमेटिक्स की ग्राउंड हमारी थी, इसलिए आपको थोड़ा आसान लगती थी। सर जैसे अभी हम कहते हैं लॉजिक, हर चीज में हम लॉजिक लगाते हैं जनरली कि कुछ भी करना है तो कहते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे हम कुछ करना होता है तो अगला आदमी पूछता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए लॉजिक जो है आदमी रैशनल है। हाँ। रैशनैलिटी की डिस्कशन लॉजिक में होता है। वो रैशनैलिटी है क्या, मतलब रैशनैलिटी इज इक्वल टू लॉजिक। हाँ, स्टडी ऑफ रैशनैलिटी इज लॉजिक, रैशनैलिटी इज लॉजिक। तो फिर सर जो एम्पिरिसिज्म में हम सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, फिर वो उसको फिर क्या कहेंगे? किसको? जो हम अपने एक्सपीरियंस से फिर सीखते हैं सर। हाँ नहीं, बहुत कुछ आदमी देखे आदमी एक्सपीरियंस से जाता है। यानी कोई जरूरी नहीं कि लॉजिक पढ़ने ही पर ही आदमी रैशनल होता है। आदमी पहले रैशनल है, लॉजिक ओनली उसी रैशनैलिटी को ज्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है। मगर आदमी, बहुत से आदमी जो लॉजिक नहीं पढ़ते, क्या आप समझे रैशनल नहीं होते? बहुत होते हैं, वो पहले रैशनल होते हैं। रैशनैलिटी की स्टडीज जो है वो बाद में होती है, वो ज्यादा डीपर जानते हैं। सर जैसे अभी आपकी कितनी एज हो गई सर? हमारी इस समय 95 प्लस है। मैं जुलाई में 96 हो जाऊंगा। सर अभी आप, जो हम इंडियन फिलोसफी में कहते हैं शतायु भव, आपका तो सर मतलब एक उसको आपने एक तरह से छू लिया है। तो सर जैसे आपने ये जो 100 साल की एक जर्नी आपकी रही, इसमें जैसे बहुत सारे अलग अलग फेज आते हैं। तो इसमें जैसे सर जैसे हम एक जो सबसे प्यारा टर्म है लब, लब को आप सर कैसे डिफाइन करते हैं? किसको? लब,
फिलोसफी में, जैसे इसको कॉस्मेटिक फिलोसफी अगर वगैरह मैंने एक बार लेक्चर दिया था गोरखपुर में, जी उसमें फिलोसफी ऑफ लव ही प्रपाउंड किया था मैंने। जी लव को मैंने उस पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। हाँ पहले तो यह हमने फिलोसफी ऑफ लव को कॉफी हाउस में इनिशिएट किया था। हम्म तो लोग कहते हैं लव इज ओनली ए फीलिंग, हम्म कि जो जैसे और ख़ास तौर से लव, उस लव की बात करते हैं बायोलॉजिकल conjugal love, कॉन्सेप्ट की, जो मैन और वुमन के बीच में होती हाँ है, बायोलॉजिकल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा होती है। तो वो, मगर वो होता है, वो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि वो बहुत लंबी नहीं चलती, शॉर्ट लिव होती है। और जब वो घटने लगती है तो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो वो उसका भी, ये भी एक एक्सपीरियंस है। हम्म तो हमने कहा नहीं, ये इसीलिए है कि वो ट्रू लव नहीं है। लव फीलिंग मस्ट बी एडेड बाय ए डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू इट। जब आप किसी को लव करते हैं तो आप प्रॉमिस करते हैं, आई विल कंटिन्यू टू लव यू फॉर एवर। दिस इज ए डिसीजन। हम्म और उसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी होती है, दैट यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट द वेलफेयर, हैप्पीनेस ऑफ द अदर पर्सन, यू मस्ट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो और ये अपने क्वालिटी, अगर आप बहुत लेजी हैं, आप दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते, आप कुछ और क्वालिटीज करेज की या इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं करें, तो आपका लव कंटिन्यू नहीं करेगा। इसीलिए हमने प्रपाउंड किया था लव इज आल्सो विल टू लव यू। अगर फीलिंग तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर इट मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय सेवरल क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी। जब वो क्वालिटीज हो जाती है, तब आदमी जो है वो रियल ब्लॉसम करता है, रियल लव। लव अदरवाइज अगर सिर्फ फीलिंग रही तो फीलिंग तो ट्रांजिटरी है बाय नेचर। इसीलिए लव अफेयर, लव मैरिजेस बहुत सक्सीड नहीं करती, अक्सर फेल कर जाती है, क्योंकि उसे नॉट सपोर्टेड बाय मेनी क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज वेरी नीडेड। दैट इज, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय विल टू लव। will to love, will to that's love। true ये love। मैंने प्रपाउंड किया था गोरखपुर में, तो अखबारों में छापा था मेरी फिलोसफी ऑफ लव। ओके हाँ। ओके सर, अभी जैसे जनरल, जैसे हर रिलीजन में या जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो अपने गॉड को विश्वास करता है कि गॉड, अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान अस्तित्व में है या एक ये फेनोमेना ही है? देखिए, गॉड एज इट इज कंसीव्ड इन वेरियस रिलीजन, मैं उसमें, मैंने खुद गॉड, मेरी एक किताब है गॉड, फ्रीडम एंड इमॉर्टलिटी। मैंने गॉड के फेवर में बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं और उनको काटा भी है। आर्गुमेंट से गॉड कंप्लीटली प्रूव नहीं है। मैं खुद बिलीव करता हूँ नॉट इन गॉड बट इन ए डिवाइन रियलिटी सम काइंड ऑफ। मगर रिलीजन में जो गॉड को बहुत सारी क्वालिटीज एस्क्राइब की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाली को, क्योंकि ईविल और सफरिंग जो है दुनिया में, ऐसा नहीं लगता कि अगर गॉड ही ने सारा विश्व क्रिएट किया है तो इतने ज़्यादा ईविल और सफरिंग क्यों है, वो क्यों नहीं इसने रिमूव किया है। तो ये सारी पॉइंट हमने किया है। बट आई डू बिलीव इन सम काइंड ऑफ डिविनिटी। हमने कहा था, मैं खुद पहले गॉड में बिलीव नहीं करता था। मैंने जब गीतांजलि पढ़ी टैगोर की, तो मैंने रियलाइज किया, हियर इज ए पर्सन हु हैज रियली रियलाइज्ड गॉड, हु हैज फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस नेचर। तो हम कैसे नहीं, मगर हम उस गॉड की बात नहीं करते जिसके कि वेरियस क्वालिटीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन वेरियस रिलीजन। दिस मे नॉट बी ऑल ट्रू, but I do believe in some kind of a divine reality, which people have experienced, mystics have experienced, poets have experienced, and sometimes you yourself somehow feel that there is some kind of a divine reality. Or people, billions of people जो भक्ति करते हैं, वो उन्होंने रियलाइज किया है कि सब देयर इज सम पावर। मगर ये कहना कि जो आपके रिलीजियस बुक्स में जो डिस्क्राइब है गॉड के बारे में और उनके मुँह, उनकी फिगर्स के बारे में कि वो इस शक्ल के हैं, उस शक्ल के हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब ट्रू है, ये
सर जैसे हम जो जनरली देखते हैं भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, अल्लाह है, तो ये जो हम अपने एक फेनोमेना बना के एक मूर्ति बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाले भगवान मतलब आप कह रहे हो ये वाले नहीं होते हैं, नहीं, हम ये मानते हैं कि रामकृष्ण में डिवाइन रियलिटी अधिक रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट हुई है। हुई है। हाँ, तो जैसे इस तरह के, और यही होता है असल में, डिविनिटी कुछ लोगों में रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम ये तो मानते ही हैं हम्म, कि मगर ये कि भगवान कहने का तो रजनीश भी भगवान कहे जाते हैं। और एक पांडे जी ने खुद ही एक बार मुझे बताया कि हिंदुस्तान में करीब 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो भगवान है। ये हम्म। सब ज़्यादातर फ्रॉड है। अच्छा, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग ये कहता है आई एम ए गॉड, और सब अरे क्लेम कर लेते हैं कि भगवान। पहले तो रजनीश आचार्य कहे जाते थे और आए थे इलाहाबाद में, हम लोग उनका लेक्चर सुने थे, सुना कुछ दिन बाद वो भगवान हो गए। पता नहीं कैसे तो क्या डेथ के ये बाद, सब डेथ के बाद लोग भगवान हो जाते हैं अगर फिलॉसफी ये उनकी सब डोमिनेट करती है? सब फ्रॉड बहुत है, सब चीज फ्रॉड है ये सब। हाँ बहुत। सर जैसे अभी आपने बताया कि भक्ति क्या है सर? भक्ति अगर हम पूछें, भक्ति तो मतलब डिवोशन टू, अब कोई भगवान को अगर एक रूप में ले रहा है और भक्ति कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच रहा है डिविनिटी पर। और कृष्ण ने खुद ही कहा है कि लोग डिफरेंट ढंग से हमारे पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैं उसी ढंग से मैं उनसे मिलता हूँ। तो आप क्राइस्ट के रूप में चाहे भगवान को पूछे, या कृष्ण के रूप में, या राम के रूप में, या अल्लाह के रूप में, सब भगवान उसी रूप में मिलेगा। रियल ठीक है, वो सबके दाता एक, वो उनका लोग विभिन्न रूपों में देखते हैं, मगर कोर ये है कि सब काइंड ऑफ डिविनिटी इज देयर। जैसा मेरा ये अपना बिलीव है, क्योंकि मैंने जो पोएट्स को पढ़ा है और जो मिस्टिक्स को पढ़ा है, तो मुझे लगता नहीं कि सब झूठ बोल रहे हैं। वो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। जैसे एक्सपीरियंस करने के ध्यान में मुझे सर याद आ रहा है कि जो विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा कि मुझे काली जी के साक्षात दर्शन हुए। हाँ, तो दूसरे रूपों में लोगों के हुए हैं, ये तो है। अब ये डिपेंड करता है आप लोग उनका ट्रेडिशन क्या रहा है। जैसे एक आलोक सर ने किताब लिखी है पेरिनियल फिलॉसफी, उन्होंने दिखाया है कि क्रिश्चियनिटी हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या चाइनीज हो, सब ने जो मिस्टिक एक्सपीरियंस एक्सप्राइज किए हैं बड़ी सिमिलरिटी है। मगर यह है कि जिस रूप में डिफरेंट रूपों में लोगों ने डिस्क्राइब किया थोड़े से फर्क आ जाते हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ट्रेडिशन क्या है, क्योंकि जो डिविनिटी है वो इतने शायद रूप ही है, उसके एक पर्टिकुलर रूप में आप नहीं दे सकते। तो हो सकता है कोई देवी के रूप में देखता है, कोई किसी के रूप में देखता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपने डिविनिटी का एक्सपीरियंस किया है। सर जैसे हम कहते हैं कि फेथ पे कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में भी छोड़ देते हैं, जैसे फेथ रखो, जैसे फेथ हम रखते हैं, जैसे एक स्टोन है, अगर वो नदी में बह रहा है तो हम उसको एज ए पत्थर ट्रीट करते हैं, लेकिन वही पत्थर जब मंदिर में आ जाता है तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तो आपको सर लग रहा है फेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भक्ति? अब कबीर का नहीं याद है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो हम पहाड़ को पूजे। अब हम क्या कहें इसमें। नहीं, आप भगवान का दर्शन आपको अगर पत्थर में हो रहा है, अगर वाकई डिविनिटी है तो आपको सब जगह उसका दर्शन होना चाहिए। हाँ, तो पत्थर में भी होगा। कण कण में भगवान बसे हैं, ये भी तो कहा जाता है सर। अब मगर ये कि अगर पत्थर ही आपके लिए भगवान है तो भाई पता नहीं, हमको तो कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपको कभी नहीं लगा? राइट। आई डोंट। सर भक्ति और प्रपत्ति में क्या अंतर है सर? भक्ति और प्रपत्ति में, जैसे हम कहते हैं भक्ति से, प्रपत्ति तो कहते हैं कि वो सरेंडर करना, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। और भक्ति का एक रूप है प्रपत्ति। अच्छा, भक्ति का एक रूप, क्योंकि भक्ति के नवजात भक्ति कहते हैं ना, 9 रूपों में। आप भगवान को सखा के रूप में, या ऐसे है कि जिन पर आप बिल्कुल लौट जाते हैं, कई रूपों में, 9 रूपों में, 9 रूपों में हम उनको करते हैं। ओके।
जैसे भगवान अगर गॉड है, गॉड को हम मान रहे हैं, ये एक हमारा बिलीफ है या रियलिटी है? अगर हम इसको कैसे समझे सर, कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या बस ऐसे एक बिलीफ है कि हम अपनी जर्नी के लिए, अपने दुख के लिए एक मान लेते हैं कि हाँ गॉड हमें बचाएगा, लेकिन हम जनरली बाहर की दुनिया में देखते हैं कि जो बहुत सारा क्राइम कर रहे हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सर देखा होगा एक एप्स्टीन फाइल आई है, तो उस फाइल में बहुत देश के, हर देश के बड़े बड़े लोगों के नाम है और जिनको हम एक रोल मॉडल के तौर पे देखते आ रहे हैं। तो फिर अगर गॉड है तो बुरे लोग आगे क्यों हैं? अगर गॉड नहीं है तो फिर मतलब ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? रसल ने कहा, रसल अब जहाँ अगर फिलोसफर को लीजिए तो रसल ने कहा कि साइकोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है कि जो शराब पी के एक आदमी सांप दिखता है और एक आदमी भूखा रह के उसको गॉड दिखाई के पड़ता है। तो कह रहे कि भूखा रहने पर ये सब साइकोलॉजिकल है, कोई गॉड वॉड नहीं है, उसको जब भूखा रह जाता है तो गॉड दिखाई पड़ने लगता है। मगर उसी का जवाब दिया है और फिलोसफर्स ने। मगर वो ये कहते हैं, जैसे स्टेस है आपके और भी कई फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि गॉड को जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में नहीं हो वो, मगर एक डिविनिटी है। मगर इस्टेब्लिश रिलीजन में जो गॉड का जो डिस्क्रिप्शन है वो इट मे बी फॉल्स। हर एक अपने अपने ढंग से करता है, मगर डिविनिटी एक एस्पेक्ट है रियलिटी का, इस पे हम विश्वास करते हैं, वो एग्जिस्ट करती है। सर जैसे हमारा जो पूरा जीवन है, मतलब एक तरह से अगर हम कहें 0 से 100 साल तक जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पालन, मोक्ष यानी जब हमारी डेथ होती है ऑलमोस्ट, तभी उसको ही एक तरह से मोक्ष कहते हैं। बहुत सारे फिलोसफी जीते जी भी कहते हैं कि हमें लिबरेशन मिल जाता है। तो मोक्ष यानी, या मोक्ष को अगर हम ना कहें यानी मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, क्या इसका कोई जवाब है फिलोसफी के पास सर? मोक्ष के बारे में मत पूछिए, हमारा मोक्ष के बारे में व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले तो हमने भी लेक्चर में कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष में आदमी जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, कहते हैं कि नहीं, और वो मतलब उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो ब्रह्म हो जाता है। हमने कहा अगर वो ब्रह्म हो जाता है और वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसको मिला क्या? मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि हम क्यों मोक्ष प्राप्त करें? अगर मैं नहीं रहूंगा मोक्ष पाने के बाद, आप कहते हैं ब्रह्म हो जाता हूँ, अरे ब्रह्म तो पहले से था, तो ब्रह्म में हमने ऐड तो नहीं किया, उसकी पूर्णता तो क्या मेरे ऐड होने से बढ़ गई? नहीं, वो तो हमेशा से पूर्ण है। और अगर मैं मिल गया ब्रह्म में, मैं तो समाप्त हो गया। जैसे कैसे अगर एक बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो वो बूंद अलग नहीं रहती समुद्र, मगर शायद ये समुद्र में कुछ ऐड करती है। अगर मान लीजिए मैं ब्रह्म में मिल गया तो क्या ब्रह्म में मैंने कुछ ऐड किया? लोग कहते हैं नहीं, वो तो ब्रह्म तो हमेशा से पूर्ण है, वो तो नहीं हुआ, वो तो जैसा था वैसा था, मैं नहीं रहा, तो हमने पाया क्या? तो मैंने कहा ये तो एक तरह का स्पिरिचुअल डेथ है। जो आदमी ऑर्डिनरी डेथ है वो तो पैदा होने के बाद दूसरा जन्म ले लेता है। कहा जाता है ना कि आप ये जन्म छोड़ा तो दूसरा जन्म, मगर अगर मोक्ष में हम ब्रह्म में मिल गए तो उसका तो कोई रीबर्थ है ही नहीं, तो क्या हुआ? ये तो एक तरह की स्पिरिचुअल डेथ हो गई। तो एक तो मोक्ष का ये व्यू मेरा बिल्कुल गलत है। मैंने कह दिया कि ये तो जो लोग कहते हैं कि हम मोक्ष में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं। मोक्ष पाने का फिर कोई मतलब ही नहीं। अगर हम न रहे तो मोक्ष किसका? एक तो ये तो खैर शायद लोग मान जाए मेरी बात। ऐसा पता नहीं क्यों कहते हैं कि नहीं मोक्ष में तो हम तो मिल जाते हैं ब्रह्म में, हम ब्रह्म हो जाते हैं। अरे ब्रह्म हो जाते हैं तो क्या हो रहा है? ब्रह्म हो जाते हैं, आप रहते हैं कि नहीं? कहीं नहीं, हम कैसे रहेंगे? अच्छा, दूसरा जो व्यू है ब्रह्म का, मोक्ष का, अब आपको क्या अपनी फिलॉसफी, लोग कहते हैं कि आप इस जीवन मरण से छुटकारा पा जाते हैं, बंधन से मुक्ति हो जाती है, जन्म। तो ये भी एक अजीब व्यू है। अरे भगवान खुद जब
तो खुद वहाँ लौटते हैं, आते हैं, संसार में रहते हैं और जो यहाँ की बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश करती है। आप भी मोक्ष प्राप्त कर लिया तो आप तो कहते हैं जीवन मरण से ऊपर चले जाएंगे, तो आप करेंगे क्या? वहाँ क्या बस पड़े रहेंगे? मोक्ष अगर पाए तो उसका जरूर, वो उसका महत्व तभी है जब आप लौटे संसार में और संसार की भलाई करें गौतम मोक्ष बुद्धा की तरह। मोक्ष के बाद। जी। तब तो आप पूर्ण व्यक्ति है ना, आप में योग्यता आ गई है, आप संसार का भला करेंगे, तब तो हमारे समझ में आता है उसका। और वरना तो इस मोक्ष में जाके आप बस आनंद में रहे, तो अभी अब कहते हैं आनंद में कोई मूल्य नहीं है, क्यों हम आपकी इज्जत करें? आनंद में कोई मूल्य है? हमने यहाँ आज लेक्चर में यही शुरुआत की थी कि सुख या आनंद कोई मूल्य नहीं है। अगर आपको पता लगा कि आदमी सुखी है तो आप उसकी पूजा करते हैं? अगर वो अच्छा वैज्ञानिक है, वो अच्छा वो है, तो आप उसकी आदर करते हैं। वो सुखी है, कोई आदर करता है? सुख पाना कोई, तो अगर आप मान लीजिए मोक्ष में सुख सारा दुख छोड़ के सुख पा लेते हैं, ठीक है, आपने सुख पा लिया, जीवन मरण की जो दुख है सब खत्म हो गए। क्या आपने, हम नहीं मानते कोई मूल्यवान चीज है आपने प्राप्त की। आप एक साथ कोई ऐसा किसी जमाने में एक ड्रग बन जाए, आप खा लीजिए, बस आनंद में पड़े रहे, कौन कहेगा बड़ा पूजनीय व्यक्ति है? तो एक तो मैं चुका ये सिद्धांत है, और शंकराचार्य ने खुद ही कहा है कि जीवन में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर जीवन के रहते हुए मोक्ष हो सकता है तो मोक्ष में आपने डिवाइन रियलिटी को अपने साथ कर लिया है, और उसके अनुसार आपका जो दुख और सुख भी है वह भी आप एक स्थित पे की तरफ बेयर करते हैं। आपका एटीट्यूड बदल जाता है कि हार इलाज जीवन मरण दुख सुख सब बराबर आपके लिए, तो आप दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं, मगर संसार नहीं छोड़ते आप। मैं तो मोक्ष का वो भी नहीं मानता, अब पता नहीं लोग मानो हम कैसे। तो सर जैसे हम कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो जब हमारी डेथ होती है तो फिर क्या होता है? नहीं तो शरीर नहीं, तो वो तो शरीर तो आपने चेंज कर दिया और दूसरा शरीर पालेंगे, तो ये प्रोसेस चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आप डिवाइन को अपने अंदर नहीं आत्मसात कर लेते। तब ये और शरीर को क्यों निगृहित? अरे ये भी ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म देखिए सर्वत्र व्याप्त है, क्या शरीर निकृष्ट है? इसमें भी ब्रह्म का ही प्रदर्शन है, मगर वही है कि हम रियलाइज नहीं करते। ब्रह्म शून्य, जब आप रियलाइज नहीं करते उसकी दिव्य रूप, तभी सारी मुसीबत है। तो रियल प्रॉब्लम यह है कि यू मस्ट रियलाइज दैट कि वो जो दिव्य है उसी को रियलाइज। इसीलिए रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली थिंग दैट इज नेसेसरी। जब आप वो स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर लेंगे जो गीता में कहा गया है, तभी सारे समस्या की जड़ है। मगर वो संसार से अलग हट के नहीं, जीवन से हम ये नहीं मानते कि जीवन मुझसे अलग हट जाए। सर मतलब यानी रीबर्थ थ्योरी जो है, रीबर्थ तो थ्योरी है। वो तो जब तक आपने पाई नहीं वो तो रीबर्थ तो होती रहेगी, रीबर्थ होता रहेगा जब तक। वो भी एक नियम है प्रकृति का। जैसे हम सर जनरली कहते हैं कि जैसे आपने भी बीच में एक बार बोला कि हमें लग रहा है कि हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अपने आप होती हैं। तो चीज़ें अपने आप हो रही हैं कि हम उन्हें कंट्रोल किसी भी तरह से करते हैं? इसकी क्या चाहे कंट्रोल कर ले, अगर डिवाइन रियलिटी चाहे किस के पता नहीं। ये सब बातें तो बड़ी ऐसी है कि बड़ा मुश्किल है कुछ कहना। शायद किसी स्थिति में
अगर हमने ब्रह्म को रियलाइज कर लिया है इस लाइफ में, तो ये भी कुछ कहा जाता है कि आदमी में शक्ति आ जाती है कि वो डिसाइड कर लेता है कि कब अपना शरीर छोड़े। कुछ योगियों के बारे में कहा गया है कि वो डिसाइड करके शरीर छोड़ते हैं। किसके लिए कहा गया था? शायद ऐसी ताकत आती हो कि वो डिसाइड करते हैं। वो तो नियम है प्रकृति का, शरीर तो छोड़ना ही है नेक्स्ट लाइफ के लिए, मगर वो डिसाइड करते हैं कि ये तय करेंगे कि अब टाइम आ गया है शरीर छोड़े, दूसरा जन्म ले। मगर ये इतना चीजें समझना बड़ा मुश्किल है, एक जीवन में समझना मुश्किल है। ज्ञानी में नहीं हूँ। नहीं सर। सर आध्यात्मिकता क्या है अगर हम जनरल बात करें? आध्यात्मिकता वही स्पिरिचुअलिटी, हम तो उसको वही मानते हैं कि कहीं कोई एक ऐसी रियलिटी है जो कि इस फिजिकल से बड़ी है, और उसी को रियलाइज करना जीवन का एम है। सर जैसे हम जब कर्मा थ्योरी करते हैं, कर्म हम करते हैं, तो हमें कभी कभी लगता है कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, फिर हमें अगेन लगता है कि भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। इस पे क्या फिलोसफिकल व्यू है? नहीं, बात नहीं छोड़नी चाहिए, कर्मा करते रहना चाहिए। तो भाग्य भी कुछ डेस्टिनी लिखता है? इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में मिल जाएगा। अच्छा, अगले जीवन में मिल जाएगा। नहीं, भाग्य की कुछ रियलिटी होती है सर? भाग्य कुछ ऐसा एग्जिस्ट होता है जैसे हम कहते हैं भाग्य बहुत फॉर्च्यूनेट आदमी अब है ये कि... सब पता नहीं भाग्य होता है, मगर आमतौर से तो लोग कर्म बात कहते हैं, कर्म का फल होता है। हाँ, अब पता नहीं, मगर हमारा ये ख्याल है कि कर्म ऐसा इनएग्रेबल नहीं होता, भक्ति से उसको बदला जा सकता है। अगर आपने बुरा काम मान लिया पिछले जन्म में किया है, कह लेंगे वो भुगतना पड़ेगा। हम ये नहीं मानते कि अगर आपने अच्छे कर्म इस जीवन में किया है, या आपने भक्ति शायद भगवान की करिए, तो शायद बदल सकते हैं कुछ लोगों का। राइट। अभी सर जैसे आपसे जब पहले मेरा डिस्कशन हो रहा था तो आपने कहा था कि साइंस इज ए फैक्ट नॉट वैल्यू। साइंस इज ए फैक्ट नॉट वैल्यू। हाँ, साइंस तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखता। तो ये किस आधार पे सर? इसलिए कि साइंस का नेचर आप जाता है, साइंस ओनली केस व्हाट द फैक्ट्स आर। हाँ। और वो किस लॉ से गवर्न होती है वो फैक्ट्स, उसी से वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो तो साइंस यही करती है। साइंस डजंट टेल यू व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर यू, इसका कोई फील्ड ही नहीं है। ये तो सभी साइंटिस्ट मानते हैं। राइट। साइंटिस्ट ओनली ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स एंड हाउ द सोर्स आर गवर्न्ड बाय लॉज। It doesn't tell us what is valuable for man. उसके फील्ड में नहीं आता। सर स्पेस, जैसे हम घड़ी देखते रहते हैं ना कि टाइम हो गया, टाइम एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ? जैसे हम घड़ी देखते रहते हैं कि अभी 10 बज गए, 11 बज गए, तो टाइम एग्जिस्ट करता है ऐसे? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ सर टाइम एग्जिस्ट करता है? 10:20 जैसे हम अभी घड़ी आपने देखा 10:20, तो टाइम एग्जिस्ट करता है सर? टाइम क्या एग्जिस्ट करता है? ये केवल इल्यूजन है? नहीं, इल्यूजन कुछ भी नहीं है। इल्यूजन क्यों है? हाँ। ये टाइम कन्वीनियंस है, पता नहीं। टाइम तो हम समय तो बीत ही रहा है। हाँ। हम टाइम को रिलेटिव मानते हैं थ्योरी में। हाँ। कि मतलब जो चीज़ आपके लिए साइमल्टेनियस है, वो किसी और संदर्भ में सक्सेसिव हो सकता है। वो तो रिलेटिविटी थियरी में है, तो होता है। मगर टाइम की रियलिटी तो सभी मानते हैं। जैसे सर हम जब इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, तो इंडियन फिलोसफी में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल फिलोसफी आपको किसकी लगी? सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल, प्रभावित करने वाली फिलोसफी किसकी लगी? नहीं, हमने बहुत इतना नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते। सबकी अपनी अपनी वो है। वेस्टर्न में सर एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमको इंडियन फिलोसफी कोई पढ़ाने को नहीं मिला। हाँ, अच्छा, आपको मौका नहीं मिला, तो इसलिए हमने ये कह नहीं सकते। जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफी में तो मैंने हमने पढ़ाया, असल में लोग इंडियन फिलोसफी के लिए बहुत मार करते थे। ज़्यादातर लोग इंडियन फिलोसफी पढ़ाना चाहते थे, तो मुझे हमेशा ऐसा सब्जेक्ट मिलता था जो नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो मुझे इंडियन फिलोसफी कभी पढ़ाने को नहीं मिला।
हम्म। सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ाई, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाई, सोशल फिलॉसफी पढ़ाई, मगर इंडियन फिलॉसफी कभी नहीं पढ़ाई। आई एम फेमिलियर विद थिंग्स, मगर पढ़ाने को कभी नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो मेरे ये सजेशन नहीं होगी उनमें से कौन सी अच्छी है। अद्वैत वेदांत की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है, मगर यह कि बहुत सी बातों में हमें लगता है अद्वैत वेदांत से रामानुज बेटर थे। उन्होंने बहुत सी बातों पे जो अद्वैत शंकराचार्य की तारीफ करी, मगर ज़्यादातर लोग शंकराचार्य को ज़्यादा मानते थे। वैसे भक्ति को सबसे ज़्यादा मानने वाले निम्बार्क थे। मगर हमारी बहुत डिटेल में हमारी स्टडी, एक तो हमें संस्कृत नहीं आती थी, तो वो भी एक हैंडीकैप था। वेस्टर्न फिलॉसफी में मेरा सबसे फेवरेट फिलॉसफर कांट था। क्यों सर? कांट था। ये कि ये लोग द्विवेदी, रामलाल और ये जो गोरखपुर वाले, ये सब मेरे कांट के स्टूडेंट थे। इन लोगों को कांट पढ़ाया था, तब लॉजिक नहीं पढ़ाते थे। लॉजिक तो बाद में आई। तो सर कांट ने इतना आपको प्रभावित क्यों करा, इमैनुअल कांट ने? हमने एक प्रेसिडेंशियल लेक्चर दिया है जबलपुर में, हाँ, साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म, उसमें कांट से ही शुरू किया। कांट का बड़ा मशहूर था कि आई हैड टू डिनाई नॉलेज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर फेथ। उस जमाने में साइंस अटैक कर रहा था मोरालिटी और रिलीजन को, कि साइंस इज द ओनली थिंग रैशनल और ये सब फेथ वाले हैं। तो उससे कांट ने शुरुआत किया कि नहीं, आई हैड टू डिनाई नॉलेज, ये इन ऑर्डर टू, क्योंकि वो कह रहा था साइंटिफिक नॉलेज कैनॉट go to the extent of morality and religion. He started this. I had to deny knowledge in order to make room for faith. तो उसने साइंस की लिमिटेशन शो करी और दिखाया कि ये जो लोग साइंस के थ्रू मोरालिटी और रिलीजन को अटैक करते हैं गलत है। तो वो मेरा फेवरेट फिलोसफर था। हमने उसी से शुरू करके हमने दिखलाने की थी कि साइंस ऑल्सो रेस्ट ऑन फेथ, और जो साइंस ने आर्गुमेंट दिए हैं इन ऑर्डर टू प्रूव ये स्पिरिचुअलिज्म, वो गलत है। मेरा सारा वो पब्लिश्ड है, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों पे आपने दिखाया। जो प्रेसिडेंशियल लेटर था जबलपुर में, वहाँ पे इसको करा था। सर जैसे हम जनरली कहते हैं कि जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी वे ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने की एक माध्यम है, लेकिन फिर भी हम खुद फिलॉसफी पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी उलझनों में फंस जाते हैं। हर आदमी उलझन में फंस जाता है, परेशान रहता है जीवन में, जबकि उसे पता है कि उसका एक तरह से जैसे वो एक रंगमंच पे आया और अपना एक जो रोल है उसका एक निभाएगा और जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी चिंताएं क्यों होती हैं? अब ये तो है ही है कि थियरी और प्रैक्टिस में फर्क तो होता ही है। तो सर ये बहुत कम है। फिलोसफर्स के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने सिद्धांत तो बहुत दिए, मगर उसके अनुसार लिविंग, स्पिनोजा की तारीफ होती थी उसपे कि लिव्ड अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी। अच्छा, मगर और फिलोसफर्स के बारे में कहा जाता था कि थियरी और है प्रैक्टिस। गांधी जी कहते थे कि थियरी और प्रैक्टिस मस्ट बी वन। अब ये तो है ही है डिफरेंसेस, मुश्किल काम है थोड़ा। सर धर्म क्या है? अगर हम जैसे जो जनरली हम जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं धर्म, इस समय जैसे हर जगह पॉलिटिकल चीजों में भी धर्म, एक तो रिलीजियस वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फिलोसफिकल वाला धर्म है वो क्या है? फिलोसफिकल धर्म है, फिलोसफी का कोई धर्म नहीं। धर्म तो देखिए इंस्टीट्यूशनल जो धर्म है उसने सबसे ज्यादा तबाही करी है। हम तो पढ़ रहे थे कि धर्म के इतिहास में जितनी खून खराबी और वायलेंस हुआ है उतना किसी से नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी के उसमें और मुस्लिम इस्लामिक उसमें इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर मारपीट और वायलेंस हुई है, यू कांट इमेजिन। वैसे मैक्स मूलर भी कहता है सर कि मनुष्य का इतिहास धर्म का इतिहास है। मैक्स मूलर कहता है कि मनुष्य का इतिहास एक धर्म का इतिहास है। हाँ, बहुत ही धर्म का इतिहास बहुत ही खराब है। और वही इंस्टीट्यूशनल धर्म की जो एसेंस है वो तो छोड़ दिया लोगों ने। धर्म के नाम पर
बहुत ज्यादा खून खराबी हुई है। तो इसको कैसे फिर वो विवेकानंद ने खुद ही किया है। एक तरफ तो धर्म के नाम पर लोगों ने बड़ी अच्छाइयाँ भी की है, मगर धर्म के पर बहुत ज्यादा बुराइयां की है। और एक मूवमेंट वेस्ट में चल रहा है कि धर्म को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाए। इसने इतनी ज्यादा बुराइयां पैदा की है कि इट मस्ट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। एक किताब अभी हम देख रहे थे, उसमें उसमें यही दिखलाया है कि धर्म का बिल्कुल बॉयकॉट हो जाना चाहिए। सारी मुसीबतों की जड़ है धर्म। हाँ। जैसे विवेकानंद जी भी कहते हैं सर कि एक व्यक्ति जो मतलब एक जो बच्चा है, नवजात बच्चा, अगर वो हिंदू के घर रहता है तो हिंदू धर्म को फॉलो करता है। जो इंस्टीट्यूशनल धर्म की आप बात कर रहे हो, मुस्लिम घर में अगर वो पैदा होता है तो मुस्लिम धर्म का, ईसाई में क्रिश्चियन, तो फिर उसका तो इंडिविजुअल कोई धर्म है नहीं। वो जहाँ पे जैसे उसका लालन पालन पोषण जैसे हो रहा है, वो वैसे ही उसको अडॉप्ट करता चला जाता है। फिर भी हम तो कहते हैं कि हिंदू में तो एक वो उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ है। हिंदुइज्म बुद्धिज्म में भी हुई है कॉन्फ्लिक्ट, मगर इतनी खून खराबी नहीं हुई है। मगर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में तो बहुत ज्यादा खून खराबी हुई है। तो ये कैसे धर्म को लेकर के तो ये कैसे रोक सकते हैं सर? कुछ है ऐसे आप क्या रोके? नहीं, फिलोसफिकल कुछ कॉन्सेप्ट है इससे? सब धर्म भाव का प्रिंसिपल लोग अडॉप्ट करें तभी हो सकता है। नहीं, धर्म को लेके लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं? जैसे धर्म को लेके फादर की डिसरिस्पेक्ट अगर हो रही है तो वो सुन लेंगे, पेरेंट्स की हो रही है वो सुन लेंगे, लेकिन धर्म की अगर उनके डिसरिस्पेक्ट हो गई तो एक 10 लाख रुपए इनाम रख देंगे कि इसका सर से कलम। इंस्टीट्यूशन जो धर्म का नाम पे लोग जा रहे हैं, धर्म पे नहीं। हमने बताया था कि जो धर्म जो क्रिस्टलाइज्ड है, लड़ाई उस पे है, धर्म पे नहीं। धर्म तो समझते नहीं। धर्म तो मैंने बताया कि जब आप डिवाइन रियलिटी से कनेक्शन करते, ये है धर्म का एसेंस। तो वो तो छोड़ दिया कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यही रह जाता है। नाम पे लड़ाई हो रही है, धर्म पर नहीं। नाम पे लड़ाई हो रही है, जो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन बना दिया उस पे हो रही है। सर जैसे जो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, इंक्लूडिंग मी, और भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहोगे? अब हम क्या संदेश देंगे? तो यही देखे, हम तो यही कहेंगे, हमें तो 2 संदेश दिए, धर्म सर्वधर्म समभाव और वसुदेव कुटुंबकम, 2 चीजें, तभी हर दुनिया में शांति होगी। हाँ, तो ये जो अभी अमेरिका और इन देशों का कॉन्फ्लिक्ट एकदम चल रहा है कंटिन्यू, अरे तो सारी बर्बादी पैदा कर रहे, तो मुझे तो नहीं लगता क्या कुछ होगा। और हो सकता है कि इस जमाने में न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाए, इस तरह से अच्छी चीजें, तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, और सर मैं उस जो वहां मंच पे कहा जा रहा था कि आप 7वीं पीढ़ी यानी सबसे ओल्डेस्ट हो और सबसे मतलब यंगेस्ट मैं उसमें था। और अभी मैं सर बहुत लोगों का मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बट आपके साथ करने के बाद मेरे को एक अलग लेवल की रियलाइजेशन और एक जो गुरु परंपरा है उसका एक डर भी कि मैं आपके पैरेलल बैठ के चीजों को डिस्कस करा। सर का जैसे सर ने बताया कि 95 सर ने क्रॉस कर चुके हैं, और सर हेल्दी आप रहो, हमारी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर अभी किसी अधिवेशन में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।